हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस अध्याय 12 जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आप बता सकते हैं कि पीपल का पौधा दीवारों पर कैसे उग जाता है। यानी कि दीवार पर किसी ने लगाया तो है नहीं, तो फिर वह दीवार पर किस प्रकार से उग जाता है। तो उत्तर है चूंकि पक्षी पीपल के पके फल खाते हैं और ये इनके बीजों को पचा नहीं पाते, इसलिए जब ये किसी दूसरी जगह पर बैठते हैं तब अपनी बीट, तो बीट क्या होती है, पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से इन बीजों को निकाल देते हैं और ये बीज जब दीवारों पर गिरते हैं तब उपयुक्त कारकों की उपस्थिति में अंकुरित होकर के पौधे बन जाते हैं। इस तरह से पीपल का पौधा दीवारों पर उग जाता है। प्रश्न 2, यदि वन लुप्त हो जाएं तो क्या होगा। लुप्त हो जाएं यानी कि गायब हो जाएं, समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो उत्तर है कि यदि वन लुप्त हो जाएं तो क्या क्या हो सकता है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। आगे है कि पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा यानी कि मिट्टी जल को नहीं बांध पाएगी जिससे कि बाढ़ आएगी। वन अपरोहण हमारे जीवन और वातावरण के लिए घातक है। अभ्यास प्रश्न 1, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार से वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो उत्तर है कि कुछ खास तरह के पादपों के बीजों के प्रकीर्णन में, प्रकीर्णन यानी कि बीजों को यहाँ से वहाँ दूसरी जगह पर ले जाना, ये क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। उसमें जंतु सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोदितों को उगने के लिए, यानी कि जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जंतु भी वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। यानी कि जंतुओं के द्वारा इनके जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और जो जंतुओं का गोबर होता है उससे जो बिल्कुल छोटे नन्हे पौधे होते हैं उनके लिए पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो जंतु होते हैं वे वनों को की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। प्रश्न 2, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार से करते हैं। यानी कि वनों के कारण बाढ़ को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो वन किस प्रकार से मदद करते हैं। तो वन के द्वारा बाढ़ की रोकथाम। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यदि वन नहीं होते तो वर्षा जल सीधे ही भूतल पर गिर करके आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। यानी कि जब तेजी से बरसात होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह बह जाती है। तो जो ऊपरी परत होती है वह उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ परत की हानि होगी अगर वन नहीं होंगे तो इस प्रकार से जो वन होते हैं वे मृदा की ऊपरी मिट्टी जो होती है उसको बचा के रखते हैं। वृक्षों के तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ में बांधे रखते हैं, मूल यानी जड़। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में, अर्थात वृक्षों और अन्य पौधों की अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ में बह जाती है, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। तो जब वृक्ष और अन्य पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध करके नहीं रखेंगी तो वो वर्षा जल के साथ में बह जाएगी और मिट्टी का इस प्रकार से बहना क्या कहलाता है, मृदा का अपर्दन कहलाता है। तो मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। अपर्दित मृदा
नदियों में जमा होकर के उसकी जल ग्रहण एवं प्रवाह क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यानी कि जो बहाई गई मिट्टी है वह क्या करेगी, नदियों में जाकर के जमा हो जाएगी, जिससे कि नदियों की जो जल को ग्रहण करने की क्षमता है और पानी के जो बहाव की प्रवाह की जो क्षमता है उसको प्रभावित कर सकती है, जो बाढ़ का एक बड़ा कारण है। चूंकि वन जल के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में काम करते हैं, ये जल को धीरे धीरे जमीन में रिसने देने में सहायक होते हैं। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इस प्रकार से वन बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। तो वन क्या करते हैं, वर्षा जल को अपने में समेट लेते हैं और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने देते हैं, जिससे कि एक साथ भूजल पर पानी नहीं गिरता और जो बाढ़ आने का खतरा है वह कम हो जाता है। तो वन इस प्रकार से बाढ़ की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। प्रश्न 3, अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए और ये वन में क्या करते हैं? तो देखिए, अपघटक क्या होते हैं कि पादपों यानी कि पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। और दो अपघटकों के नाम हैं बैक्टीरिया और मशरूम। ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अब अपघटक वन में क्या करते हैं? तो अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्रश्न 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं अर्थात छोड़ते हैं। तो देखिए, ये क्या है, यहाँ पर पादप है, पादप यानी पौधे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और इस प्रकार से पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। अब यह जो ऑक्सीजन पौधों के द्वारा छोड़ी गई है, इस ऑक्सीजन को जंतु यानी कि मनुष्य या कोई भी जीवित जंतु वो क्या करता है, अपने श्वसन में इस ऑक्सीजन को काम में लेता है। और यह जंतु जब अपना श्वसन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पादप पुनः अपने काम में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और फिर वापस वह ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो पादप होते हैं वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। प्रश्न 5, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है? तो उत्तर है कि अपघटक मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त करते रहते हैं। तो अपघटकों को क्या कार्य होता है कि वे कोई भी जंतु या पौधा जब मर जाता है तो वे उसके पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर छोड़ते रहते हैं, निर्मुक्त करते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये पोषक तत्व जो अपघटकों के द्वारा निर्मुक्त किए गए हैं, ये घटक सजीव पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वन में जब कोई जंतु मर जाता है तो वह गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। तो पहले तो पादपों का था कि पादपों का कुछ भी किस प्रकार से व्यर्थ नहीं होता है। कैसे, जब कोई पौधा मर जाता है तो वह किस प्रकार से पोषक तत्व में उनको बदल करके दूसरे पादपों के द्वारा वह अवशोषित कर लिया जाता है। अब जंतुओं का है कि यदि वन में कोई जंतु मर जाता है तो वह दूसरे जीवों के द्वारा, कीटों के द्वारा खा लिया जाता है, तो वह उसके भोजन के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। तो इसलिए वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रश्न 6, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, वनों से वैसे तो हम बहुत सारे अनगिनत उत्पाद प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें केवल 5 उत्पादों के नाम पूछे हैं। तो 5 उत्पादों के नाम हैं लकड़ी, औषधीय पादप, गोंद, मसाले और जंतुओं का चारा इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए क से लेकर के घ तक में ये वाक्य दिए गए हैं जिनमें बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह है, और इस खाली जगह में हमें उपयुक्त शब्द भर करके इनको पूरा करना है। तो आइए देखते हैं कि इन खाली जगहों में क्या भरा जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान में सबसे पहले है क में कि कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की रिक्त स्थान में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या आएगा, परागण। तो कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की, पुष्पीय पादप यानी कि जिनमें पुष्प वाले जो पादप होते हैं उनकी परागण में सहायता करते हैं। ख है वन परिशुद्ध करते हैं रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को। तो यहाँ पर देखिए पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, जल, और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा हवा। तो वन परिशुद्ध करते हैं जल और हवा को। ग है शाक वनों में रिक्त स्थान परत बनाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, सतही, शाक वन में सतही परत बनाते हैं। घ है वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद रिक्त स्थान को समृद्ध करते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, ह्यूमस। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद ह्यूमस को समृद्ध करते हैं, यानी कि उसमें पोषक तत्वों को छोड़ करके ये ह्यूमस को और शक्तिशाली बनाते हैं, उसको समृद्ध बनाते हैं, पोषक वाली बनाते हैं। प्रश्न 8, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। यानी कि वनों में क्या परिस्थितियां चल रही हैं और उनमें क्या मुद्दे हैं, जबकि हम उनसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो हमें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर है कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अविस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल यानी कि भूमि का जो जल होता है उसके स्तर को बनाए रखने में सहायक करते हैं या सहायता करते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत यानी कि लगातार आपूर्ति मिलती रहती है। वृक्ष तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, यानी कि वृक्ष और अन्य पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ये अपने आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं भी वनों से प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही वनों के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होता है। प्रश्न 9, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर है कि सामान्यतः पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हों अथवा मांसाहारी, अंततः वे भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जंतु चाहे वे शाकाहारी हो यानी कि पेड़ पौधे खाने वाले हों या फिर मांसाहारी यानी कि मांस खाने वाले हों, वे सभी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों के द्वारा खाया जाता है, यानी कि जो घास होती है उसे कौन खाते हैं, कीड़े खाते हैं, और कीटों को मेंढक के द्वारा खाया जाता है, मेंढक को सर्प के द्वारा तथा सर्प को उकाब यानी कि गरुड़ के द्वारा खा लिया जाता है। इसे हम खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन कहते हैं। तो देखिए ये घास है, इसको सबसे पहले कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीड़े ने खाया, और इस कीट को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को फिर किसने खाया, आगे सर्प ने यानी कि सांप ने खाया, और सांप को कौन खाता है, गरुड़ या उकाब। तो यानी कि एक दूसरे का भोजन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब यदि बीच में से कोई भी एक श्रृंखला गायब हो गई, जैसे कि मान लो ये कीट गायब हो गया,
तो इधर तो इस घास को कोई खाने वाला नहीं बचेगा, तो ये बेतरतीब तरह से उगेगी। और दूसरा, इस मेंढक के जीवन के ऊपर भी संकट आ जाएगा, क्योंकि यह कीट को खाता था और कीट का जो है वह समाप्त हो गया, तो मेंढक का जीवन भी संकट में आ जाएगा। तो एक चेन में से अगर एक कड़ी टूट जाएगी तो पूरी जो भोजन श्रृंखला है, जो खाद्य श्रृंखला है, उस पर संकट आ जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसा यहाँ पर तो एक खाद्य श्रृंखला दी गई है, इसी प्रकार से वन में इस प्रकार की अनेकों खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि वन के किसी घटक, जैसे कि वृक्ष को अलग कर दिया जाए, तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता होती है। प्रश्न 10, चित्र 12.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों के द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों के द्वारा नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नाम दे रखे हैं: बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल और भौमजल स्तर। तो इन सभी को हमें चित्र के अंदर नामांकित करके बताना है कि ये चित्र में कहाँ पर है। तो देखिए, यह तो चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र है, जिसमें वह चित्र तो उसने सब बना दिया लेकिन नामांकन करना भूल गया। और यह हमारे द्वारा बनाया गया चित्र है, जिसमें हमें इन सभी घटकों के नाम देने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब हमारे चारों ओर का पर्यावरण, तो यह वायुमंडल है। और यह देखिए, ये बादल है। ये इस प्रकार से जो हो रही है, यह क्या है? वर्षा है। तो ये देखिए वर्षा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो चित्रकार ने भी लिखे हैं। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और यह पादप है, यानी कि यह पेड़ पौधे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक जंतु दिख रहा है, तो ये जंतु है। यह मिट्टी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मृदा। और ये देखिए छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये क्या है? अपघटक। और ये देखिए पेड़ की जड़ें निकली हुई हैं, और तो ये क्या कहलाती हैं? मूल। मूल यानी जड़। और यहाँ पर देखिए ये नीचे पानी भरा हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा? भौमजल स्तर। तो इसको हम निशान लगा के, तीर का निशान लगा के क्या बताएंगे इसको? भौमजल स्तर या भूमिजल स्तर। तो इस तरह से इस पूरे चित्र को नामांकित किया जाएगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा उत्पाद है जो हम वन से प्राप्त नहीं करते हैं? तो देखिए पहला है गोंद, तो ये हमें वन से प्राप्त होता है। प्लाईवुड यानी कि लकड़ी, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। सील करने की लाख, तो लाख भी हमें वनों से प्राप्त होती है। और चौथा है कैरोसिन। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल हमें वनों से प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा उत्पाद है जो वनों से प्राप्त नहीं होता है? तो उत्तर आएगा चौथा, कैरोसिन। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी कि कौन सा जो कथन है, जो सेंटेंस है, वह सही नहीं है। तो पहले इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि जो वन होते हैं वह मिट्टी को रोक करके रखते हैं, अपने में जकड़ करके रखते हैं और उसको बहने से बचाते हैं। तो इस तरह से जो वन है वो मृदा को अपरदन से बचाते हैं। दूसरा है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें ये कथन गलत है, क्योंकि वन में तो पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तीसरा है, वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। तो यह कथन भी सही है। और चौथा है कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो यह कथन भी सही है। तो अब इसमें गलत कथन कौन सा है? दूसरा।
जिसमें बताया है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो यह कथन गलत है। प्रश्न 13, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें एक चुनना है। तो पहला है बालू यानी कि मिट्टी, दूसरा है मशरूम, और तीसरा है ह्यूमस, और चौथा है काष्ठ यानी कि लकड़ी। तो वह कौन सा है? मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम हमें बताना है, जिस पर कि सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं। तो वह उत्पाद है तीसरे नंबर का ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस वह उत्पाद है जिस पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।